नमस्कार, मैं ईशान चौधरी आप सभी फ्यूचर ऑफिसर्स का स्वागत करता हूं। 68 बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ जीव विज्ञान के एमसीक्यू हल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 315 तक कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज 316 आपके सामने है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन यूकारियोट्स। यूकारियोट्स में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है। आपके दिए हुए ऑप्शन है, क्या है माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी ल्यूकोप्लास्ट या ई उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि कभी भी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होगी वो कहाँ होगी, वो होगी क्लोरोप्लास्ट की वजह से। क्लोरोप्लास्ट हरा होता है और पत्तियों में और कुछ तनों में पाया जाता है। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ तो होती नहीं, यहाँ तो ऊर्जा होती है। ऊर्जा कोशिकांग है एक प्रकार का। ठीक है, और आपका जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट कहाँ, ये जड़ों में होता है। ठीक है, तो कहाँ होगा, सी क्लोरोप्लास्ट। 316 का सही उत्तर हो गया सी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 317 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ वाटर स्ट्रेस। इनमें से कौन सा जल तनाव का परिणाम नहीं है। आपके इसमें दिए हुए हैं ऑप्शंस जो हैं वो हैं, एक रंध्रों का बंद होना, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इंक्रीज इन मेटाबॉलिज्म, चयापचय में वृद्धि, ऑप्शन सी पत्तियों का मुरझाना, ऑप्शन डी पत्तियों के सतह क्षेत्र में कमी, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो जल तनाव का मतलब है जल की कमी हो रही है पौधे में। तो क्या हो सकता है इसको देखते हैं। देखिए जब जल की कमी होगी तो रंध्र बंद हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। पानी की कमी होगी तो धीमे धीमे पेड़ मुरझा जाएगा और पत्तियां भी सिकुड़ जाएंगी, जिससे उनका एरिया जो है ना वो कम हो जाए, सतह क्षेत्र। उससे क्या होगा, कम हो जाएगा तो कम रोशनी पड़ेगी। कम रोशनी पड़ेगी तो ट्रांसपिरेशन की जो प्रक्रिया है वो भी कम हो जाएगी। और ऑप्शन बी आपका क्या कह रहा है, चयापचय में वृद्धि। तो इन सब के होने की वजह से चयापचय में वृद्धि नहीं होगी, चयापचय में कमी आएगी। आपसे गलत पूछा है और ऑप्शन बी गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, चयापचय में वृद्धि। होना क्या चाहिए, कमी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 318 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वाई इज लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड इन फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसमें आपके ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो है, पहला है H2O या पानी की कमी, ऑप्शन बी CO2 की कमी या कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, ऑप्शन सी कह रहा है क्लोरोफिल का सक्रियकरण, ऑप्शन डी कह रहा है C6H12O6 का ऑक्सीकरण यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो देखिए ऐसा है, प्रकाश संश्लेषण का जुड़ाव किससे होता है, क्लोरोफिल से। तो जो क्लोरोफिल पत्तियों में मौजूद होता है वो निष्क्रिय रूप में होता है, और जब तक पत्तियों पर प्रकाश नहीं पड़ता या सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। इसीलिए क्या होता है, रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि जो क्लोरोफिल है वो निष्क्रिय रहता है। ठीक है, तो बड़ा सरल प्रश्न है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, केवल दिन में ही क्लोरोफिल सक्रिय रहता है और पेड़ अपना खाना बना पाते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 319 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जिस विधि के तहत नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उच्च तापमान और दबाव स्थितियों के तहत अमोनिया बनाने के लिए संयोजित होती है उसे क्या कहा जाता है। द मेथड अंडर विच नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइंस टू फॉर्म अमोनिया अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर सिचुएशन इज कॉल्ड एज। पहला ऑप्शन है आपका जैविक, N2 हो गया नाइट्रोजन। ठीक है, ये नाइट्रोजन का सिंबल है, मॉलिक्यूल, ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन के बीच में। ठीक है, ठीक है, तो N2 ये मॉलिक्यूल हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका जैविक N2 निर्धारण, प्राकृतिक नाइट्रोजन का निर्धारण या फिक्सेशन,
ऑप्शन सी विद्युत नाइट्रोजन का निर्धारण, ऑप्शन डी औद्योगिक नाइट्रोजन का निर्धारण, और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये पूछ रहा है कि जो हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन से अमोनिया किस प्रकार बनेगी। अमोनिया का फार्मूला NH3, ठीक है। एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन इसमें जुड़े रहते हैं, ये अमोनिया कहलाता है। तो ये पूछ रहा है ये कैसे होता है। तो देखिए, जो जैविक नाइट्रोजन है वो कौन फिक्स करता है। जो बैक्टीरिया मिट्टी में मौजूद होते हैं वो जैविक नाइट्रोजन निर्धारण करते हैं। विद्युत निर्धारण किससे होगा, जब आसमान में बिजली कड़केगी उससे होता है। और ऑप्शन डी क्या करें, औद्योगिक N2 निर्धारण, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की है जो अमोनिया बन रही है वो किस में बनती है, औद्योगिक जो है जो प्रक्रिया होती है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में, ठीक है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। 67 और 68 BPSC के लिए मेंस क्लासेस 3 अक्टूबर से ही शुरू हो गई हैं, और 68 BPSC के लिए प्रिलिमिनरी टेस्ट क्लासेस 2 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं। प्रश्न नंबर 320 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन दैट डिक्रीज ड्राई वेट ऑफ टिश्यू बाय 10% इज कॉल्ड एज। कहने का तात्पर्य ये है कोई भी खनिज आयन जो है वो जो टिश्यू या ऊतकों के ड्राई वेट, ड्राई WT लिखा हुआ है तो शुद्ध WTO का 10% तक कम कर देता है वजन, उसे क्या कहा जाता है। क्या उसे क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहा जाता है, क्या उसे टॉक्सिक कंसंट्रेशन कहा जाता है, क्या उसे बेनिफिशियल कंसंट्रेशन कहा जाता है, क्या उसे ऑप्टिमम कंसंट्रेशन कहा जाता है, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। अब अगर 10% कम हो रहा है तो इसको पहले तो आंसर देख लेते हैं, इसका क्या होगा। इसको कहते हैं विषक संकेंद्रीकरण या टॉक्सिक कंसंट्रेशन। ठीक है, ये तो हो गया इसका उत्तर। अब बाकी ऑप्शनों को तलाश कर लेते हैं। जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है इसका क्या मतलब है, ये वो लेवल होता है जिसके नीचे अगर आर्द्रता जो या शुष्कता जो है ऊतकों की कम होगी तो क्या होगा, जो पौधा है उसकी ग्रोथ वो वो रुक जाएगी। ठीक है, 10% नहीं, क्रिटिकल कंसंट्रेशन या महत्वपूर्ण संकेंद्रीकरण क्या हो गया, एक मानक हो गया, इसके नीचे जाएगी तो जो प्लांट है उनकी ग्रोथ कम रुक जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका महत्वपूर्ण संकेंद्रीकरण। और जो आपका लाभकारी संकेंद्रीकरण है या बेनिफिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या है, ये वो मानक है या वो लेवल है जो क्या होगा पेड़ के लिए लाभकारी है, जैसा नाम से पता चल रहा है। ठीक है, कि इतना होगा तो पेड़ के लिए अच्छा है, उसकी जो है ग्रोथ के लिए। ऑप्शन डी जो कह रहा है ऑप्टिमम कंसंट्रेशन, अब ये क्या है, ये वो लेवल है जो या वो कहते हैं, हाँ लेवल ही होता है, एक लेवल है जिसके को अगर मेंटेन रखा जाएगा या जिसको उतना लेवल मेंटेन रखा जाएगा तो क्या होगा, पेड़ की स्टेबल ग्रोथ होगी। ठीक है, तो वो हो गया इष्टतम या कंसंट्रेशन। तो लाभकारी और इष्टतम लगभग मिलते हुए जुलते हैं। ये 10% का जो मानक है ये केवल टॉक्सिक कंसंट्रेशन होता है, तो उसको याद रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 321 आपके सामने। देखिए, जो ये विटामिन के ऊपर क्वेश्चन है, और जो विटामिन हो गया और एक ये डिसीजेस एनिमल और प्लांट, ये दोनों जो है BPSC के फेवरेट टॉपिक्स में हैं। तो विटामिन के हम लोग कई क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में सल्फर होता है। तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं एब्सकॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी बायोटिन, ऑप्शन सी कोबलामाइन, ऑप्शन डी रेटिनॉल, और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये जो ऑप्शन दिए हुए ये आपके क्या है, ये इनके कॉमन नेम है। अब इनके विटामिन के पहले नाम देख लेते हैं क्या क्या है। एब्सकॉर्बिक एसिड क्या हो गया, ये हो गया विटामिन सी। बायोटिन क्या हो गया, B7। ठीक है,
कोबलामाइन क्या हो गया? B12। रेटिनॉल क्या हो गया बताइए? ये हो गया विटामिन ए। ठीक है, ये तो हो गए इनके नाम। अब ये कह रहा है सल्फर किस में मौजूद होता है, तो सल्फर होता है B7 में या बायोटिन में। ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछ सकता है, याद रखिएगा। और आपका जो कोबलामाइन है B12 है, उसमें क्या होता है? कोबाल्ट। ठीक है, हम लोग आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 322 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन तिलचट्टे के लिए असत्य है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स फॉर कॉकरोचेस? ऑप्शन ए कह रहा है दे आर नॉक्टर्नल, वे निशाचर हैं। ऑप्शन बी दे बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये आर्थ्रोपोडा संबंधित हैं। ये मुर्दाखोर होते हैं, स्कैवेंजर होते हैं। दे आर वेक्टर्स ऑफ डिसीजेज, ये रोगों के वाहक हैं। या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो बताइए। देखिए, कॉकरोच रात में मुख्यतः निकलता है, तो निशाचर तो है ही। आर्थ्रोपोडा के अंडर आते हैं, ये बात भी सही है। झिंगुर हो गया आपका, जो तिलचट्टा हो गया या कॉकरोच हो गया आपका। इसके अंदर बिच्छू आ जाएगा, स्कॉर्पियन। इसके अंदर केकड़ा आ जाएगा, करेबी, सब आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। कुल मिला के जितने कीट हैं वो सब आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं, मोटा मोटा जान लीजिए। ठीक है, ऑप्शन सी क्या कह रहे हैं? स्कैवेंजर है, तो इसको भी देखते हैं। ऑप्शन डी क्या कह रहे हैं? रोगों के वाहक हैं, तो ये बात भी सही है, हमें पता है। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है? तो ऑप्शन सी जो है गलत है, और यही गलत पूछा है। अब ये मुर्दाखोर नहीं तो क्या है? ये ओमनीवोर है। ये दोनों ही शाकाहार और मांसाहार दोनों ही प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाएगा? ओमनीवोर। ऐसे जीव जो दोनों ही प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे इंसान मांसाहार शाकाहार दोनों प्रकार का भोजन लेता है। तो ऑप्शन हो गया सी सही। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 323 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिक्वायर एनर्जी? तो देखिए, एक चीज़ समझ लीजिएगा, ऊर्जा की आवश्यकता कब होगी? जब कोई छोटा जो है मॉलिक्यूल वो बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, ये सीधा सा सिद्धांत है। और जब एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे में टूटेगा तो ऊर्जा निकलेगी। आपसे क्या पूछ रहा है? ऊर्जा की आवश्यकता। तो इन ऑप्शनों में से जिसमें एक छोटा मॉलिक्यूल कई सारे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। कोलेस्ट्रॉल से एसिटिक अम्ल का निर्माण। ठीक है, तो बताइए क्या ऐसा होता है? ऑप्शन बी है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण। ऑप्शन सी ग्लूकोज से पायरुवेट का निर्माण। और ऑप्शन डी अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण। तो देखिए, ग्लाइकोजन से जो ग्लूकोज का निर्माण है, इसमें क्या है भाई? ग्लूकोज मिलके बनता है ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर रहता है? यकृत में या लिवर में। ये कल हमने देखा था। तो ये तो होगा नहीं, बी। ये भी नहीं होगा। कोलेस्ट्रॉल से एसिटिक एसिड बन रहा है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? छोटा रूप है। ठीक है, और ग्लूकोज से पायरुवेट का निर्माण। तो पायरुवेट बनेगा, एक प्रक्रिया होती है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोलॉस ग्लाइकोलाइसिस। फंबल बड़ा हो रहा है आज। ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या बनेगा? पायरुवेट। और ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है, तो कौन सा बड़ा हुआ? अभी हमने बात की थी कि अगर छोटे छोटे कई मॉलिक्यूल मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, और ग्लूकोज क्या है? बड़ा है, पायरुवेट छोटा है, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या? अमीनो एसिड से प्रोटीन। और यही बात सही है भाई, हमने ये चीज़ पढ़ी है जो डाइजेशन प्रोसेस है उसमें, कि इंटेस्टाइन में क्या होता है? जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड में टूट जाता है, और यहाँ क्या हो रहा है? अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी।
यही पूछा है और ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 324 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है चयापचय की जो प्रक्रिया है उसके दर को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक हैं कैटेलिस्ट दैट इंक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर। तो आपसे पूछ रहा है, जो सीधी सी बात है, जो कैटेलिस्ट है वो क्या है? क्या वो प्रोटीन है? क्या वो लिपिड है? क्या वो लिपोप्रोटीन है? क्या वो पॉलीसेकेराइड है या नन ऑफ द अबव? तो देखिए, कैटेलिस्ट का क्या काम होता है। कैटेलिस्ट का मुख्य काम होता है कि कोई भी प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, उसमें कैटेलिस्ट क्या करता है, उस प्रक्रिया के दर को बढ़ा देता है। ठीक है, मान लीजिए कोई ए है, वो प्रक्रिया में बी में कन्वर्ट हो रहा है। अब कैटेलिस्ट क्या करेगा, मान लीजिए एक्स कैटेलिस्ट है, वो इस जो प्रक्रिया है इसके दर को बढ़ा देगा। तो ए का जो बी में कन्वर्जन हो रहा है, मान लीजिए पहले ये 10 मिनट में हो रहा था। ठीक है, अब ये कैटेलिस्ट डलने के बाद क्या हुआ, हो सकता है ये 6 मिनट में हो जाए। तो कैटेलिस्ट प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, पर इसके दर को बढ़ा दिया, तो ये तो हो गया कैटेलिस्ट। अब कैटेलिस्ट होते क्या है? बायोकेमिकल रिएक्शन जो है उसमें कैटेलिस्ट क्या होते हैं? तो कैटेलिस्ट होते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी 67 और 68 के लिए मेंस टेस्ट सीरीज जीएस के लिए 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई है, और ऑप्शनल टेस्ट सीरीज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, फिलोसफी, एलएसडब्ल्यू, होम साइंस, सोशलॉजी के लिए 20 टेस्ट में डिस्कशन कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के नंबर दिया हुआ, इस पर कॉल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 325 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन न्यूक्लिक एसिड का निर्माण खंड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड? तो कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड होते हैं? देखिए, 2 होते हैं, आरएनए और एक होता है डीएनए। ये बात हमको पता है। ठीक है, अब पूछ रहा है इसमें न्यूक्लिक एसिड का निर्माण खंड कौन सा है। क्या ये न्यूक्लियोटाइड है? क्या ये न्यूक्लियोसाइड है? क्या ये न्यूक्लियोसोम है? क्या ये न्यूक्लियोप्रोटीन है? या नन ऑफ द अबव, मोर देन वन? तो आइए प्रश्न को समझते हैं पहले। तो एक जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसका निर्माण खंड या जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या होता है? वो होता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये तो होगी एक बात। और हर न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। एक होती है पेंटोज शुगर। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं। एक होगी पेंटोज शुगर। पेंटोज मतलब ऐसी शुगर जिसमें 5 कार्बन हो। ठीक है, C5। और एक होगा फॉस्फेट ग्रुप, साथ ही साथ एक होगा इसमें नाइट्रोजनस बेस। तो 3 चीज़ें हो गई न्यूक्लियोटाइड में। निर्माण खंड हो गई न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में हो गई पेंटोज शुगर, एक होगा फॉस्फेट ग्रुप और एक होगा नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं? ये होगा एडिनाइन, ग्वेनाइन, थाइमीन, साइटोजाइन। और ये तो होता है डीएनए में। और अगर यही थाइमीन बदल जाए किसमें, यूरेसिल में, तो ये क्या हो जाएगा, आरएनए में मिलता है, ये मिलेगा आरएनए में। ठीक है, और एजीटीसी मिलेगा आपका डीएनए में, एजीयूसी मिलेगा आरएनए में। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड का ही ये अंग है। ये क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, एक मोटा मोटा हमने समझ लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 326 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों के ऊतकों में ऊर्जा का भंडार है? तो ऊर्जा का भंडारण मुख्यतः किसमें होता है उसकी बात कर रहा है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ग्लूकोज, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन या नन ऑफ द अबव। तो देखिए किसमें पूछ रहा है, जानवरों में।
तो इसमें दो ऑप्शन तो सरेआम गलत हो गए। एक तो सेल्यूलोज नहीं होगा और एक स्टार्च नहीं होगा। ये बात हमें पता है। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों किस में पाए जाते हैं? पेड़ों में। ठीक है, सेल्यूलोज भी स्टार्च भी। अब ऑप्शन क्या क्या बचे? ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। अब इनको देख लेते हैं। तो हम जब भोजन करते हैं तो वो किस में टूटता है जाके? जब इंटेस्टाइन जो है हमारा, ये जो छोटी आंत है उसमें ग्लूकोज में हमारा भोजन फाइनली टूट जाता है। और ये ग्लूकोज जो है वो जब स्टोर होता है तो किसके फॉर्म में होगा? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। कहाँ? लिवर में। ठीक है, तो आपका यकृत या लिवर जो होगा, लिवर। एक प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट करके बताइए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन या सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ठीक है, ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो जो ग्लाइकोजन है इसमें, ये ग्लाइकोजन किसमें? लिवर में स्टोर रहता है। और जब कल हमने बात की थी, जब ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले तो जो चर्बी होती है शरीर की उससे वो घटती है तो ऊर्जा निकलती है। और जब वो चर्बी भी खत्म हो जाती है तब ये लिवर से जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और उससे एनर्जी निकलती है या ऊर्जा निकलती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 326 हमने समझ लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 327 आपसे पूछ रहा है, सेल्यूलोज इज ए पॉलीमर ऑफ। सेल्यूलोज एक बहुलक है किसका? ऑप्शन दिए हुए, क्या ये गैलेक्टोज और फ्रक्टोज का है? क्या ये ग्लूकोज और माल्टोज का है? क्या ये केवल ग्लूकोज का है? क्या ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज का है? ये ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए ऐसा है, जो सेल्यूलोज होता है ये होता है होमोपॉलीमर। ठीक है, होमो का मतलब हो गया कि इसमें जितने भी मोनोमर होंगे, ठीक है भाई, पॉलीमर में क्या होंगे? मोनोमर होंगे, छोटे छोटे जुड़ के पॉलीमर बनाएंगे। तो अब यही मोनोमर जो हैं ये क्या होते हैं? सब एक ही जैसे होते हैं। किसमें? सेल्यूलोज में। अलग अलग नहीं होते। तो हमें जब ये पता है कि होमो है, कौन? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक होमो पॉलीमर है। ये तीनों ऑप्शन हो गए गलत। क्यों भाई? गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज माल्टोज और ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये क्या है? ये अलग अलग हैं। और हमें पता है कि जो है सेल्यूलोज होमोपॉलीमर है। ठीक है, अब आपके ऑप्शन बचे सी और ई, दो बच गए। अब इसमें भी क्या है कि जो सेल्यूलोज है ये ग्लूकोज का एक बहुलक है। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। और एक हम हेट्रोपॉलीमर का एग्जांपल देख लेते हैं। हेट्रोपॉलीमर का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है आपका प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है वो अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड से बना होता है। ठीक है, तो एक हेट्रोपॉलीमर का एग्जांपल आपका प्रोटीन हो गया और मोनोमर या होमोपॉलीमर का एग्जांपल हो गया सेल्यूलोज। ठीक है, आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 328 आपके सामने प्रश्न कह रहा है, एक दूसरे से जुड़े एक ही अमीनो एसिड के निरंतर स्ट्रैंड जो बनाता है उसको क्या कहा जाता है? क्या वो मोनोमर है? क्या वो डाइमर है? क्या वो हेट्रोपॉलीमर है? क्या वो होमोपॉलीमर है? या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक? तो देखिए, एक से दूसरे कंटिन्यूस स्ट्रैंड ऑफ सेम अमीनो एसिड लिंक्ड। ठीक है, तो एक से ज़्यादा हैं तो मोनोमर तो हो नहीं सकता, एक से ज़्यादा हैं तो डाइमर हो नहीं सकता। क्यों? डाइमर का मतलब हो गया दो, मोनोमर का मतलब हो गया एक। ठीक है, दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब क्या कह रहा है? हेट्रोपॉलीमर और होमोपॉलीमर। तो एक दूसरे से जुड़े एक ही अमीनो एसिड, एक ही, एक जैसे, तो क्या होगा? होमोपॉलीमर। एक से भिन्न होंगे तब हेट्रोपॉलीमर होगा। ठीक है, ये सरल सवाल है, इसको ऐसे ही किया जाता है कि कौन सा नहीं होगा और कौन सा होगा। आपको ऐसे ही अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपके ऑप्शन गलत, आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 328 हमने देखा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 329 आपके सामने प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोटाइड डीएनए में मौजूद नहीं है? अभी हमने पीछे बात की थी न्यूक्लियोटाइड की, तो वही पूछ रहा है
कि डीएनए में कौन सा मौजूद नहीं है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं एडिनाइन, ऑप्शन बी ग्यूनाइन, ऑप्शन सी साइटोजाइन, ऑप्शन डी यूरेसिल, या ई नन ऑफ द अबव। तो देखिए डीएनए में क्या एडिनाइन होता है? हाँ होता है। क्या ग्यूनाइन मौजूद होता है? हाँ ग्यूनाइन भी होता है। क्या साइटोजाइन होता है? साइटोजाइन भी होता है। ये यूरेसिल नहीं होता। ठीक है, नहीं पूछा, यही उत्तर हो जाएगा। तो यूरेसिल की जगह क्या होगा? इसमें पाया जाता है थायमीन। ठीक है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंग्लिश का अक्षर जो टी है इससे। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, THYMINE। ठीक है, सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, पीछे भी किया था। तो ऐसा कुछ इसमें बहुत ज़्यादा डीप जानने वाला नहीं है, केवल ये 4 नाम पता होने चाहिए कि आरएनए में क्या है, यूरेसिल आरएनए में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। BPSC 68 के लिए क्लास और टेस्ट सीरीज GS के लिए 2 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं और इसमें 41 टेस्ट पे डिस्कशन कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए ये जो नंबर दिया हुआ है इस पर कॉल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 330 आपके सामने। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि सुक्रोज को क्या कहा जाता है? सुक्रोज के अलावा और क्या कहा जाता है? क्या ये इन्वर्ट शुगर कहा जाता है? क्या इसे डेक्सट्रोज कहा जाता है? क्या इसे मिल्क शुगर कहा जाता है? क्या इसे मोनोसेकेराइड कहा जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक? तो इसको हम कैसे करेंगे प्रश्न को हल, कि कौन सा नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता उसको काटते जाएंगे। तो देखते हैं सुक्रोज। अब सुक्रोज हमें पता है कि ये क्या है, डाइसेकेराइड है। ठीक है, मोनोसेकेराइड क्या होता है, ग्लूकोज। मोनो हो गया, इसमें 6 कार्बन के मॉलिक्यूल हों। सुक्रोज में C12 होता है। ठीक है, जो चीनी होती है घर में उसको सुक्रोज भी कहते हैं हम लोग। और ये किससे निकलती है? गन्ने से मुख्यतः। तो मोनोसेकेराइड तो नहीं होगा, ये खत्म हो गया। अब क्या कह रहा है, क्या ये मिल्क शुगर है? तो बताइए, जो घर में आने वाली चीनी है क्या वो दूध से निकलती है? दूध से निकलने वाली शुगर कौन सी होती है? उसको बोलते हैं हम लोग, दूध में पाई जाने वाली चीनी का नाम होता है माल्टेस। ठीक है, तो सुक्रोज होगा नहीं, माल्टेस भी नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब क्या बात कर रहा है, डेक्सट्रोज। तो डेक्सट्रोज क्या है ये बताइए। डेक्सट्रोज कुछ नहीं है कि वो चीनी जो किससे बने, मक्के से। मक्के से बनने वाली जो चीनी है उसको कहा जाता है डेक्सट्रोज। और सुक्रोज हो गई वो जो गन्ने से बनी। ठीक है, और जो इन्वर्ट शुगर है वो क्या है? तो इन्वर्ट शुगर होती है कि जो चीनी का घोल होता है पानी के साथ, उसको बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। ठीक है, और यही इसका सही उत्तर, जो चाशनी होती है उसको बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। ठीक है, डेक्सट्रोज जो मक्के से बनी, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तीनों ऑप्शन गलत। ए ऑप्शन हो गया, तो ई भी जाहिर सी बात है नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 330 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 331 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फ्रॉम सिंपल कंपाउंड इज कॉल्ड एज। सरल यौगिकाओं से जटिल पदार्थों के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो बताइए। ऑप्शन ए है उपच्य पाथवे या एनाबॉलिक पाथवे, ऑप्शन बी है कैटाबॉलिक पाथवे, ऑप्शन सी है मेटाबॉलिक पाथवे, या ऑप्शन डी डिग्रेडेशन पाथवे। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए ऐसा है कि मेटाबॉलिक जो होता है सिस्टम, मेटाबॉलिक होता है क्या, कि किसी मॉलिक्यूल का या तो टूटना या तो बनना, वो दोनों ही मेटाबॉलिक की श्रेणी में आते हैं। और मेटाबॉलिक जो प्रक्रिया है वो 2 प्रकार में डिवाइड हुई, एक होती है कैटाबॉलिक, एक होती है एनाबॉलिक। तो सरल यौगिकाओं से जटिल पदार्थ का निर्माण होगा तो उसको कहा जाएगा उपच्य या एनाबॉलिक। ठीक है, यही इसका सही उत्तर है। और जटिल पदार्थ जब टूटेंगे सरल यौगिकों में तो उसको बोलेंगे कैटाबॉलिक। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं वो जब सिंपलर कंपाउंड्स में टूटेंगे तो उनको कहा जाएगा कैटाबॉलिक। ठीक है, तो उसको याद रखेंगे। हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका एक उदाहरण समझ लीजिए कि जैसे
अगर अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बना रहे हैं तो वो कहला जाएगा एनाबॉलिक या उपच्य पाथवे। और वहीं अगर प्रोटीन का विखंडन हो रहा है किसमें, अमीनो एसिड में, तो वो बोला जाएगा कैटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, उदाहरण हमने देख लिया, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 332 आपसे कह रहा है कि कोशिका के भीतर आरएनए संश्लेषण का स्थल क्या है। ठीक है, आरएनए की बात हो रही है। आरएनए मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आरआरएनए, एक हुआ आरआरएनए, एक होता है एमआरएनए और एक होता है टीआरएनए। एमआरएनए को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए को बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो ये 3 हो गए आरएनए के प्रकार। अब प्रश्न कह रहा है कि कोशिका के भीतर आरएनए का संश्लेषण का स्थल क्या है। क्या ये क्रोमेटिन है, क्या ये न्यूक्लियोलस है, क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या ये सेंट्रोसोम्स हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए ऐसा है कि आरएनए का जो संश्लेषण है वो कोशिका के भीतर होता है न्यूक्लियोलस में। ठीक है, ये तो हो गया इसका उत्तर। अब जो न्यूक्लियोलस है वो कहाँ रहता है, वो रहता है आपके नाभिकी के अंदर। ठीक है, तो वहीं आपके आरआरएनए का संश्लेषण होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 333 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज सेल्स लैक अ न्यूक्लियस। इनमें से किस कोशिका में नाभिकी की कमी होती है। आपके दिए हुए ऑप्शन है उपकला कोशिकाएं, एपिथेलियल सेल्स, लिम्फोसाइट्स ऑफ प्राइमेट्स, ऑप्शन सी सीव ट्यूब्स ऑफ वास्कुलर प्लांट, संवहनी पौधों की सीव ट्यूब्स या छलनी ट्यूब कोशिकाएं, ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइट्स इन ह्यूमंस या मनुष्यों में थ्रोम्बोसाइट्स, और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए ऐसा है, हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जो वास्कुलर प्लांट हैं या संवहनी पौधे हैं उसमें सीव ट्यूब्स क्या हैं, वो आती हैं आपके जाइलम या कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, ये मृत होते हैं अमूमन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़ा था, मेरिस्टेमेटिक ऊतक, वो क्या होते हैं, वो जीवित होते हैं। जो आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं मृत होते हैं। तो अगर आपको ये बात पता है तो आप सीधा सीधा जो मृत है उसमें भाई नाभिकीय होने का मतलब ही नहीं, तो आप सीधा सीधा इसको लगा सकते हैं। अब इसके अलावा जो रुधिर में हमारे आरबीसी होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो होती हैं, या आरबीसी है रेड ब्लड सेल्स, उसमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। और एक चीज़ और, मनुष्य के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, परंतु जो ऊंट है, एक फैक्ट आपको बता ही देते, जो ऊंट है उसका जो न्यूक्लियस होता है, ये देखिए मानव का जो न्यूक्लियस होता है वो ऐसा गोल होता है, जो सेल होता है आरबीसी। जो ऊंट होता है उसका कुछ ऐसा लंबे आकार में होता है, इलिप्टिकल शेप होता है, इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। मानव का गोल होता है, उसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऊंट का हो गया, इसको याद रखिएगा, ये फैक्टर बता दिया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 334 आपके सामने। प्रश्न पूछ रहा है कि क्रोमेटिन शब्द किस वैज्ञानिक ने गढ़ा था। विच साइंटिस्ट कॉइन्ड द टर्म क्रोमेटिन। तो बताइए। देखिए इसका सही उत्तर क्या फैक्ट बेस है इसमें, तो बता ही देते हैं कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन शब्द को गढ़ा था या कॉइन किया था। ठीक है, अब ऐसा क्यों था, अगर आप जानना चाहें तो बता देते हैं कि जब ये अपनी माइक्रोबायोलॉजी पर काम कर रहे थे तो इन्होंने जो डाई यूज़ की थी, मतलब जो रंग यूज़ किया था, इसको न्यूक्लियस को रंगने के लिए, ठीक है, कि जिससे वो माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देने लगे, तब उन्होंने उसका नाम क्रोमेटिन रख दिया था। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ज़रूरत नहीं थी, फिर भी प्रश्न आया तो बात कर ली। आगे बढ़ेंगे। 67 और 68 बीपीएससी के लिए मेंस ऑप्शनल कोर्स 2 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, फिलॉसफी, एलएसडब्ल्यू, होम साइंस और सोशलॉजी के लिए आप लोग अधिक जानकारी के लिए ये जो नंबर दिया हुआ है इस पर कॉल कर सकते हैं।
ये देखिए प्रश्न आपसे 335 पूछ रहा है कि इनमें से किस ऑर्गेनेली में एक एकल गोलाकार डीएनए अणु होता है। विच ऑफ दीज सेल ऑर्गेनेलीज possess a सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। कोशिकांग की बात कर रहा है, किसी कोशिका के अंदर जहाँ पर डीएनए मौजूद होता है। तो देखिए ऐसा है, डीएनए मुख्यतः तो पाया जाता है नाभिकीय न्यूक्लियस के अंदर। अब आपसे ये विशेष प्रकार से पूछ रहा है कि एकल गोलाकार डीएनए अणु की बात हो रही है, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। तो आपके ऑप्शन दिए हुए इसमें गोल्गी तंत्र, क्या ये लाइसोसोम है, क्या ये पैरो पैरोसिसोम है, क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो जो एक कोशिका है या जो सेल है उसके अंदर एक तो न्यूक्लियस में डीएनए मुख्यतः मौजूद होता है, और उसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें और डीएनए मिलता है। ठीक है, तो उसका सही उत्तर होगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया। ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि नाभिकी के अलावा या न्यूक्लियस के अलावा डीएनए सेल में या कोशिका में और कहाँ पाया जाता है, तो उसका उत्तर भी माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 336 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग लाइसोसोम। गलत कथन का चयन करना है इसमें लाइसोसोम के लिए। प्रश्न 336 आपके सामने, इसका ऑप्शन है वे एक एकल झिल्ली से बंधे होते हैं, दे आर बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी कह रहा है वे न्यूक्लिक एसिड को पचा सकते हैं, दे कैन डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन सी है लाइसोसोमल एंजाइम्स आर एक्टिव एट बेसिक पीएच। लाइसोसोमल एंजाइम एक बुनियादी पीएच पर ही सक्रिय होते हैं। बेसिक का मतलब हो गया जिनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है कि उनमें हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम पाया जाता है। तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, लाइसोसोम का दूसरा नाम है सोसाइटल बैग्स। ठीक है, जब सेल में कोई कोशिकांग खराब हो जाता है तो इसको पचा लेते हैं, और कभी कभी जब सेल गड़बड़ी करता है तो सेल को भी पूरा पूरा पचा जाते हैं। इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ऑप्शन ए तो सही है, और एसिड होगा तभी पचा पाएंगे, तो बी भी सही हो गया। ठीक है, और फैक्ट है इसका ये डी भी सही होता है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो कि किसमें, केवल एक एसिडिक जो पीएच है उसमें काम करता है, ना कि बेसिक पीएच में। और ये जो इसका पचाने का है, इससे में क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड सबको पचा जाता है। ठीक है, तो गलत पूछा है आपका, इसमें गलत कौन सा हो गया, सी गलत है, और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये तीनों नहीं होंगे क्योंकि ये तीनों सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 336 का ऑप्शन सी, इसमें एसिडिक पीएच होगा, मतलब 7 से कम। 7 होता है न्यूट्रल, पानी का 7 होता है, तो 7 से कम होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 337 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कोशिका ऑर्गेनेली प्रोटीन संश्लेषण में शामिल है। विच ऑफ दीज सेल ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ऑप्शन है ए है आपका पेरिजोम, ऑप्शन बी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी है लाइसोसोम, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो अगर आपको पता हो कि प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया जो कोशिकांग है वो किसमें होती है, वो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और जो चिकना या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पर क्या बनता है, लिपिड। जो लिपिड है या फैट है, ये बनता है कोशिका के अंदर, किसमें, चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और जो रफ है, जो खुरदुरा है, उस पर क्या बनेगा, प्रोटीन। ठीक है, लाइसोसोम हमने देख ही लिया अभी पीछे कि क्या होता है। तो प्रश्न नंबर 337 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। हम लोग आगे बढ़ेंगे।
प्रश्न नंबर 338 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी संरचना निर्जीवी है। क्या वो न्यूक्लियस है, क्या वो सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली है, क्या वो गोल्गी बॉडीज या गोल्गी पिंड है, क्या वो कोशिका भित्ति है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो निर्जीवी संरचना पूछ रहा है तो देखिए ऐसा है, अगर न्यूक्लियस ही मर गया तो पूरी पूरी कोशिका मर गई, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन ए। गोल्गी पिंड भी इसी प्रकार अगर मर गए तो कोशिका का काम नहीं चलेगा। अब बात आती है कोशिका के बाहर। ये कोशिका है, इसके बाहर सबसे पहले क्या पाया जाएगा? सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, जो प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में मौजूद होती है। और जो पादप कोशिकाएं हैं या प्लांट सेल जो है उसमें कोशिका झिल्ली के अलावा उसके ऊपर अतिरिक्त एक कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, जो केवल पादप कोशिकाओं में होती है। ठीक है, तो ये जो कोशिका भित्ति है ये कैसी होती है? ये मृत होती है। जबकि कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, ये सजीव होती है। ऑप्शन बी भी नहीं होगा। क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी, कोशिका भित्ति। ठीक है, इसको याद रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 339 आपके सामने। प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो जीवाणुओं का मूल आकार नहीं है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कॉमा, ऑप्शन बी स्पाइरेलियम, ऑप्शन सी त्रिकोणीय, ऑप्शन डी कॉकस, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए ऐसा है, जो बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, इनके मुख्यतः 4 जो है आकार होते हैं, उनको देख लेते हैं। पहला होता है स्फीयर शेप या कॉकस। ठीक है, कॉकस हो गया, ऐसा गोल होता है, उसको बोलते हैं कॉकस। कॉकस यहाँ लिख देते हैं हम, इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है। COCCU, कॉकस। ये कैसा होगा? गोल। ठीक है, फिर एक होता है रॉड शेप, इसको बोलते हैं हम लोग बैसिलस। कॉकस हो गया गोल, एक होता है बैसिलस, ये लंबाई में होते हैं बैक्टीरिया इस तरह के। ठीक है, जैसे रॉड होती है छोटी सी लोहे की, वैसे ही होता है बैसिलस। और एक होता है इसमें स्पाइरल शेप या स्पाइरेलियम, कुछ इस प्रकार का टेढ़ा मेढ़ा सा उभार हुए, तो ये हो गया स्पाइरेलियम। और एक होता है कॉमा शेप्ड, चौथा प्रकार हो गया इसका कॉमा शेप। तो वो होता है कुछ ऐसा, एक पूंछ निकली हुई है और आगे ये बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार का कुछ। तो ये जो इंग्लिश में हम लोग एक कॉमा, एक क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, उस प्रकार का शेप होता है। तो ये 4 मुख्य प्रकार हैं इसके। अब आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? कॉमा, तो ये होगा, अभी हमने देख लिया, ये वाला आपका जो है ये कॉमा हो गया। स्पाइरेलियम हमने ये शेप देख लिया, कॉकस ये हमने देख लिया, एक होता है बैसिलस, ये हो गया। कौन सा नहीं है? त्रिकोणीय। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चारों प्रकार हमने जो जीवाणुओं के जो मुख्य रूप हैं वो देख लिए, आगे बढ़ा जाए। 67 और 68 बीपीएससी के लिए मेंस ऑप्शनल कोर्स 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSIR, फिलोसफी, LSW, होम साइंस और सोशलॉजी के लिए आप लोग अधिक जानकारी के जो ये नंबर दिया हुआ है 8002255086 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 340 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि RBC के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है। तो जो RBC है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, उसके बारे में कुछ आपको कथन दिए गए हैं, इसमें से गलत चुनना है। तो आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन ए कह रहा है कि RBC ए न्यूक्लिएट होते हैं क्योंकि इनमें अधिक ऑक्सीजन होती है और इसलिए देखिए गलत हो गया। ऑप्शन ए कह रहा है RBCs आर ए न्यूक्लिएट बिकॉज दिस अलाउ देम कंटेन मोर ऑक्सीजन, देयरफॉर दे कैरी मोर ऑक्सीजन। अब कहने का तात्पर्य ये है, ऑप्शन ए कह रहा है कि जो RBC है, जो मानव के लिए बात हो रही है, तो उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस या नाभिकी मौजूद नहीं होती है। ए न्यूक्लिएट का मतलब हो गया लैकिंग न्यूक्लियस। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई अगर न्यूक्लियस होगा तो वो क्या करेगा?
ऑक्सीजन जो सेल में आ रही है उसको अपने लिए भी कुछ रखेगा। और आरबीसी का मुख्य काम क्या होता है आपके ब्लड में, कि जो बाकी मानव शरीर में अंग है उन तक ऑक्सीजन पहुंचाना। तो आरबीसी में अगर न्यूक्लियस होगा तो वो क्या करेंगे, अपने लिए भी कुछ ऑक्सीजन खा जाएंगे, तो पूरी ऑक्सीजन जो पहुंचनी चाहिए किसी की कोशिका तक या किसी ऑर्गन तक वो नहीं पहुंचेगी। क्यों? कुछ वो रास्ते में खर्च हो जाएगी। इसीलिए न्यूक्लियस नहीं होता। अब न्यूक्लियस नहीं तो जितनी ऑक्सीजन वो लेके चल रहा है उतनी ही उस ऑर्गन तक पहुंचेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो हो गया सही। अब ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ऑप्शन बी कह रहा है कि इमेच्योर आरबीसीज डू कंटेन न्यूक्लियस विच लेट देम टू रिप्रोड्यूस बट इन लेटर स्टेज ऑफ लाइफ दे बिकम डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। अभी कह रहा है कि जब जो आरबीसी बनता है, जब सेल का निर्माण होता है, तो शुरुआती जो उसका समय होता है 1 से 2 दिन का, उसमें क्या होता है, इसमें नाभिकीय न्यूक्लियस मौजूद होता है। और 2 दिन के बाद क्या होता है, जब ये कई अपने 2 हिस्सों में बट गया या इसमें फ्रेगमेंटेशन हो गया या फिशन हो गया, उसके बाद क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस है वो आगे चल के ख़त्म हो जाता है। अब देखिए, अमूमन जो इंसान में आरबीसी होता है वो ज़िंदा रहता है 120 दिन तक। ठीक है, और ये 2 से 3 दिन के बाद क्या होता है कि इसमें जो न्यूक्लियस है वो मुख्यतः एक सामान्यतः जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये बात सही है। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल डिवीज़न नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी सही है। ये बड़े अच्छे फैक्ट हैं, ये अलग अलग वन लाइनर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मिला के क्वेश्चन बना दिया गया है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि नाभिकी की कमी होने के कारण वे प्रोटीन संश्लेषण में शामिल नहीं होते। ड्यू टू लैक ऑफ न्यूक्लियस दे डोंट गेट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये बात सही है, क्योंकि मुख्यतः प्रोटीन कहाँ बनता है बताइए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, और इसमें सेल ऑर्गेनेली जनरली मौजूद नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया जैसे अन्य सभी ऑर्गेनेली होते हैं। गोल्गी उपकरण और एसईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका फुल फॉर्म हुआ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी बताया था पीछे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है? लिपिड का निर्माण करना। ठीक है, जो चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनका काम होता है लिपिड निर्माण करना। तो इसमें क्या कह रहा है, आरबीसी में ये जो है जो सेल ऑर्गेनेले हैं या कोशिकांग हैं वो मौजूद होते हैं। और यही ऑप्शन गलत हो गया, उसमें मौजूद नहीं होते हैं। क्यों? मौजूद रहेंगे तो ऑक्सीजन को खा जाएंगे और हमें तो पूरी ऑक्सीजन पहुंचानी है, यही तो मुख्य काम है आरबीसी का। इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा गलत। आपसे गलत पूछा है तो उसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, एक बार जिसको समझ में नहीं आया वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, प्रश्न बड़ा अच्छा है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 341 आपके सामने प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष विद्यमान होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन फ्रॉग्स हार्ट? तो देखिए, इसका सीधा सीधा उत्तर है उसका है 3। देखिए समझ लेते हैं, जो मछली होती है उसमें होते हैं उसके हृदय में 2 चैम्बर। ठीक है, जो एम्फीबियन है या जो उभयचर होते हैं उनमें सामान्यतः 3 होते हैं हृदय में कक्ष या, ठीक है, ये चैम्बर्स। और जो आपकी छिपकलियाँ होती हैं, जितने भी आपके रेप्टाइल्स हैं, ठीक है ना, सरीसृप जिनको बोलते हैं, उनमें हृदय जो होता है उसमें 3 कक्ष होते हैं। जो चिड़िया होती हैं या जितने भी मैमल्स हैं, चिड़िया हो गई आपकी एप्स या बर्ड्स, और आपके मैमल्स जितने भी स्तनधारी जीव हैं उनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। जैसे मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, हमने चारों के 5 किसी में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ये गलत है। हाँ, एक मगरमच्छ ऐसा जीव है जिसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ये अपवाद है, याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि मगरमच्छ जो क्योंकि जो है आपका रेप्टाइल है, तो एम्फीबियन उभयचर नहीं है, रेप्टाइल है मगरमच्छ, याद रखिएगा। पानी और
ज़मीन दोनों पे ही रहता है, पर वो उभयचर नहीं है, एम्फीबियन नहीं है। ठीक है, बहरहाल मेढक की बात हो रही थी, तो उसके हृदय में 3 कक्ष होते हैं। 341 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। 342 आपके सामने दिया हुआ है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर एक अकशेरुकी है या इनवर्टिब्रेट है। तो देखिए इसका उत्तर बड़ा सरल है। अगर आप लोगों ने जो है कभी तिलचट्टा या कॉकरोच मारा हो तो आपको ये पता होगा कि कॉकरोच में हड्डी नहीं पाई जाती, तो वो इनवर्टिब्रेट है। बाकी ऑप्शन केवल कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, क्योंकि ये नाम अमूमन नहीं सुने गए होते हैं। जैसे गैको, गैको क्या है? गैको एक प्रकार की छिपकली है। ठीक है। सेलेमेंडर क्या है? सेलेमेंडर एक तरह का उभयचर है या रेप्टाइल नहीं है, उभयचर है, एम्फीबियन है सेलेमेंडर। ठीक है। तिलचट्टा आपका आर्थ्रोपोडा है या कॉकरोच। डिंगो क्या है? डिंगो एक जंगली कुत्ता है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखिए आपका क्रम चयन करने को दिया गया है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि पहले कौन आया, फिर बाद में कौन, फिर कौन, फिर कौन। अमूमन ऐसे प्रश्न हम लोगों ने इतिहास में देखे हैं, पर आपके बायोलॉजी में भी बन सकते हैं, तो एक क्वेश्चन बना दिया गया है। देखिए इसमें आपके ऑप्शन है, पहला कह रहा है कि ऑप्शन ए कि पहले कोशिकाएं आई, फिर ऊतक बने, फिर उनसे अंग बना, फिर अंग प्रणाली बनी। तो देखिए यही जो प्रश्न ए जो है इसका 343 का यही सही है। सबसे पहले क्या होता है? सेल या कोशिकाएं। ठीक है, और कई सारी कोशिकाएं जब मिल जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऊतक। कई सारी कोशिकाएं ये मिल गई तो ऊतक हो गए। और जो ऊतक होते हैं वो मिलके अंग का निर्माण करते हैं। जैसे हम समझ लेते हैं, एक होती है हमारी कार्डियक टिश्यूज़ जो होते हैं, वो किस में होते हैं? कई सारे कार्डियक टिश्यूज़ या कार्डियक मसल्स मिलके क्या बना लेती हैं? दिल को या हार्ट को। ठीक है, और वो सब मिलके एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो जब दिल आ गया तो पूरा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण हो गया। ठीक है, तो प्रश्न को धैर्यतापूर्वक अटेम्प्ट करिए, गलत नहीं होगा। बहरहाल इस 343 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। हम लोग आगे बढ़ेंगे। 344 आपसे कह रहा है मोर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, हिंदी में भी मॉर्फोलॉजी ही कहा जाएगा। ठीक है, मॉर्फोलॉजी के बारे में पूछ रहा है, ये किसका अध्ययन है? तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, विजिबल फीचर्स या दृश्यमान विशेषताएं। ऑप्शन बी इंटरनल फीचर, आंतरिक विशेषताएं। ऑप्शन सी जेनेटिक फीचर्स या आनुवंशिक विशेषताएं। ऑप्शन डी फेशियल फीचर्स या चेहरे की विशेषताएं। और ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन। तो देखिए ऐसा है, जो मॉर्फोलॉजी होता है ये वो विशेषताएं जो दृश्यमान हैं, ठीक है, उनका अध्ययन किया जाता है किसमें? मॉर्फोलॉजी के अंडर। अब इसका उदाहरण वो चीज़ें जो आंखों से हम लोग देख सकते हैं, मॉर्फोलॉजी जैसे आपके शरीर के अंग, आपका हाथ हो गया, पैर हो गया, ठीक है, या पेड़ की टहनियाँ हो गई, पत्तियाँ हो गई, ये सब वो प्लांट मॉर्फोलॉजी में आ गया, ये एनिमल मॉर्फोलॉजी में आ गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 344 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न बड़ा सरल है। प्रश्न 345 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण और संतुलन का अंग है। तो अगर आपको नहीं भी पता है संतुलन का अंग कौन सा, तो श्रवण से आप इसको लगा सकते हैं कि भाई सुनाई किससे देता है? जाहिर सी बात है कान से ही होता है। आँख, जीभ और त्वचा से तो सुन नहीं सकते। आँख से क्या होता है? दिखाई देता है। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन है आँख। जीभ, जीभ क्या है? जीभ से कोई चीज़ चखी जाती है, तो ये हमारे टेस्ट बड्स होती हैं जीभ के ऊपर। कान से सुनाई देता है। ठीक है, जो त्वचा है उससे फील किया जाता है। और इनके अलावा एक और रह गई आपकी नाक, जिसको कहते हैं ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर्स। ठीक है, किसी प्रकार की सुगंध या दुर्गंध का पता चलता है नाक से। तो ये मुख्य 5 आपके सेंसरी ऑर्गन कहलाते हैं। अब कान में क्या होता है, ये श्रवण की बात हो गई, संतुलन की बात कर लेते हैं। तो कान के अंदर जो है एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं
इनर बोन जिसका नाम है यूट्रिकल, ये क्या करती है, ये मस्तिष्क को बताती है बैलेंस के बारे में, ठीक है। ये इनपुट सिग्नल भेजती है किसको, मस्तिष्क को या ब्रेन को, और ब्रेन फिर आपके पैरों को, आपकी कमर को, आपके हाथों को उसी हिसाब से मैनेज करता है और आपका पोस्चर सही बना रहता है। मान लीजिए आपको सीढ़ियाँ चढ़नी है तो शरीर आगे तरफ थोड़ा झुक जाता है, आप ढलान से उतर रहे हैं तो हम थोड़ा पीछे हो जाते हैं, समतल ज़मीन हो तो सीधे खड़े रहने। ये सब कहाँ से मिलता है, इसी कान के पास पीछे, कान के पीछे की तरफ अंदर यूट्रिकल से, ठीक है। और कान से इनपुट गया, आउटपुट आता है आपके, इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, हमेशा मस्तिष्क से आएगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 345 हमने देखा। 68 बीपीएससी के लिए जीएस और क्लास स्टार्ट हो गई है 2 अक्टूबर से। इसमें 41 टेस्ट डिस्कशन के साथ पूर्ण रूप से कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए नंबर जो दिया हुआ है इस पर कॉल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 345 तक आज हम लोग डिस्कस कर लिया है। कल हम लोग फिर हाजिर होंगे प्रश्न नंबर 346 से और श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।